मैथमेटिकल मैनिपुलेशन देखेंगे, सी क्या क्या हो सकती है कोलिजन की। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी, मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन, दो इक्वेशन हम लिखते हैं और कोलिजन सॉल्व हो जाता है। कोलिजन दो तीन टाइप के कल भी हम लोगों को देखा था। एक तो हमने क्लासिफिकेशन की एनर्जी के बेसिस पर, और एक हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ टाइप्स ऑफ कोलिजन में आता है कि हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन है। तो दो तरह से देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे हेड ऑन कोलिजन। उसके बाद ऑब्लिक कोलिजन, और फिर इलास्टिक इन इलास्टिक एनर्जी बेसिस पर भी। देखिए, मास m1 m2, वेलोसिटी u2 एंड u1, u2 बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है। एक हम लोग ड्यूरिंग कोलिजन भी रख लेते हैं बीच में। ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होता है, शेप शेप जो है थोड़ी चेंज हो जाती है। ये m1 m2, और इनकी वेलोसिटी कॉमन होती है। एक मोमेंट ऐसा भी आता है, और काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उससे लेस है। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि पहले u1 और u2 गिवन है, u1 u2 गिवन है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो v1 और v2 हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये एक हमने लिया है। यहाँ पर लिखना चाहें काइनेटिक एनर्जी एट दिस मोमेंट इज हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। हालांकि इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग जब तक कि हमें ये नहीं पता है कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, कितनी एनर्जी है। पर हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। बीच में एक बार होता है ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ पार्ट प्लास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। या साउंड अगर हम बात करें, वैसे तो मैकेनिकल एनर्जी हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर, साउंड हीट ये सब तुम बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बन सकती है। तो ये सारी बातें हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ड्यूरिंग कोलिजन जो है वो लेस होती है। और किसी भी कोलिजन में, ये किसी भी कोलिजन की बात है, ये इलास्टिक में भी होता है ऐसा और इलास्टिक में भी होता है। अभी हम लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा है इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम अगर लिखें, मोमेंटम पी आई, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 एंड पी फाइनल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
क्योंकि सारे सबकी डायरेक्शन सेम ही है। और यहाँ पर लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। इस टाइम मोमेंटम जो है, इस टाइम मोमेंटम जो है, पी प्राइम लिख देता हूँ उसको। पी प्राइम इज m1v प्लस m2v। मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता। अब तो मोमेंटम कोई भी कंजर्व कर सकते हो। इनफैक्ट तीनों ही मोमेंटम इक्वल है। मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता जब तक कि बाहर से फोर्स ना आए। तो यहाँ पर वेक्टर साइन यूज नहीं कर रहा हूँ, करूंगा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है। सबकी डायरेक्शन ही सेम है। अगर डायरेक्शन अलग अलग होती है तो वेक्टर साइन का मीनिंग होता है। जब सब एक ही डायरेक्शन में है तो जरूरत नहीं है उसके वेक्टर को लेकर के घूमने की। तो हम ये लिखेंगे। अब मैं आगे इसका वेक्टर साइन यूज नहीं करूंगा इसके बाद, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन हम यूज करेंगे और जो भी कुछ कैलकुलेट करना है कर लेंगे। और एक कंडीशन और भी पता है हम लोगों को, हालांकि वो यहीं से आती है, पर क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और हम चाहते हैं हमारा कैलकुलेशन कम हो, टाइम कम लगे, तो हम दो इक्वेशन से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग यूज करें कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर इलास्टिक कोलिजन। फॉर इलास्टिक कोलिजन A is equal to V2 minus V1 over U1 minus U2। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इतना अच्छे से पता है। और ये होगा 1 के इक्वल। फॉर इलास्टिक कोलिजन E is equal to 1। For elastic collision, for elastic collision E is 1। तो यहाँ से आता है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। तो V2 जो है हमारा वो आता है V1 प्लस U1 माइनस U2। अब तो हमारे पास इक्वेशन देखो क्या है। इक्वेशन है M1 V1 प्लस M2 V2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम है इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2। M1 V1 प्लस M2 V2 और M1 ये दोनों मोमेंटम सेम है, तो यहाँ से V2 की वैल्यू ये है और V2 यहाँ पुट कर लो इसमें। तो यहाँ लिख देते हैं M1 V1 प्लस M2 V1 प्लस U1 माइनस U2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। M1 V1 प्लस M2 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2। M1 U1 प्लस M2 U2। अब U1 U2 तुम्हें पता ही है, एक साइड V1 रख लो अपना और कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से V1 अगर मैं दोनों टर्म से कॉमन लूँ तो यहाँ पर आता है M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 और ये दो टर्म जो ये वाली दो टर्म माइनस M2 U1 प्लस M2 U2। अब U1 इन दोनों में U1 है तो U1 कॉमन ले लेते हैं। M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस ये M2 U2 है और ये भी M2 U2 है, 2 टाइम्स ऑफ M2 U2। और यहाँ पर है M1 प्लस M2 इंटू V1। तो V1 कितना आता है M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 U2 बाई M1 प्लस M2। तो ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है। और सेकंड पार्टिकल जो M2 है उसकी वेलोसिटी में लिखना हो तो हमने देखा है कि V2 इज V1 प्लस U1 माइनस U2। ये ऊपर हमने लिखा था एक कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन से। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन और मोमेंटम की इक्वेशन लेके चलेंगे। एक सेकंड रुकना है, लिंक शेयर कर देता हूँ।
तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन से हम लोग इनकी वेलोसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v2 जो है v2 ऐसे लिखेंगे, तो v1 की वैल्यू जो है ये ऊपर है, ये है v1 m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2 प्लस u1 माइनस u2, ये v2 है। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं, m1 प्लस m2 एलसीएम m1 u1, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ ये टर्म, ये जो टर्म है ऊपर न्यूमरेटर में, m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2, और m1 प्लस m2 को मल्टीप्लाई करेंगे u1 से, तो प्लस m1 u1 प्लस m2 u1, अब u2 को मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 से, तो आता है माइनस m1 u2 माइनस m2 u2। तो यहाँ से अगर देखें तो m1 u1 की दो टर्म मिलेगी, m1 u1, तो ये हो गया 2m1 u1, ये टर्म चलेगी, और 2m2 u2 है और माइनस m2 u2 है, ये m2 u1 है नेगेटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्म, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है, तो m2 u2 यहाँ पर है और माइनस m1 u2 यहाँ पर है, तो m2 u2 माइनस m2 u2 m1 u2 सॉरी m2 u2 माइनस m1 u2 प्लस डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये बचता है v2, ये v2 है। तो v2 को हम लिखते हैं m2 माइनस m1 टाइम्स ऑफ u2 बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। तो अगर हम देखें तो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं कि याद करने में, शायद तुम्हें देखो ये v1 जो है ना v1, तो m u1 और u2 डिनोमीटर तो सेम है, देखो सम ऑफ मासेस, डिनोमीटर में सम ऑफ मास आएगा दोनों के, u1 यहाँ पर u2, और यहाँ पर v2 जब लिखेंगे तो u2 और सेकंड टर्म u1, डिनोमीटर में वही आएगा सम ऑफ मासेस। तो इसको इसको मतलब मैं कैसे याद करता हूँ, देखो तुम, अब तुम्हें तो कोई और तरीका हो सकता है, क्लिक कर जाए तो देख लेना। तो v1 को लिखना हो तो ऐसे लिखो u1 और u2, डिनोमीटर सेम है, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, यहाँ पर सेकंड मास का डबल 2 टाइम्स m2, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस आता है, डिफरेंस हो सकता है m1 माइनस m2 एंड m2 माइनस m1, जो v1 लिख रहे हो तो m1 माइनस m2, और v2 लिख रहे हो तो m2 माइनस m1। तो अगर v1 लिखना चाहते हो तो डिफरेंस कैसे लिखना है, m1 माइनस m2, और यही टर्म अगर मैं v2 लिखूंगा तो फिर मैं डिफरेंस लिखूंगा m2 माइनस m1, और यहाँ पर 2m2 था, यहाँ पर 2m1 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म v2 है तो ये u2 आएगा और ये u1 आएगा, बीच में प्लस साइन है, और डिनोमीटर में सम दोनों का m1 प्लस m2। देखो ये फंडामेंटल कोलिजन है, अच्छा रहता है अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहते हैं तो कैलकुलेट करना इजी है, तुम बस इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करो और मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिखो, वहां से जो मैनिपुलेशन करनी है वो अपना करके और लिख दो। अगर न्यूमरल्स में दिया हुआ है ना तो स्टार्टिंग में वैल्यू पुट कर लो, स्टार्टिंग में न्यूमरल्स में सॉल्व करके चलो, लास्ट में मत पुट करना, स्टार्टिंग में करो। पर कई बार क्या न्यूमरल्स नहीं दे रखे होंगे, फिर कैलकुलेशन तुम्हें पैरामीटर्स में m1 और m और v में कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में तुम्हारा बहुत टाइम लग सकता है। तो उस केस के लिए मैं कहूंगा कि तुम, अच्छा है कि तुम फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। एक बहुत इसके केसेस भी हैं, और जो बहुत फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस में यूज होता है वो ये कि केसेस केसेस डिस्कस करते हैं हम लोग, केसेस व्हेन बोथ masses आर इक्वल,
m1 इक्वल्स टू m2। बहुत फ्रिक्वेंटली आती है ये चीज कि दो मास है, सॉरी दो बॉडी हैं और इक्वल मास की है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड, ऐसे आता है। तो उस केस में एक हमें डायरेक्ट एक चीज निकल करके आती है वो, और हम याद रखेंगे उसको भी कि V1 जो है, अब मैं जहां भी V1 लिखना चाहता हूँ, V1 अब पता है तुम्हें ऊपर फॉर्म में दोनों का डिफरेंस मतलब 0 हो गया, फर्स्ट टर्म, दोनों का सम मतलब 2m हो गया, और ये U1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2, M2 मतलब ये दोनों M है, 2 टाइम्स ऑफ M2 U2 बाय 2m, दोनों का सम। और देख रहे हो V1 जो है U2 हो गया, V2 अगर मैं लिखूं दोनों का डिफरेंस 0, U2 बाय दोनों का सम 2m, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट बॉडी का मास, वो m ही है दोनों का, U1 डिवाइड बाय 2m, और V2 जो है वो U1 हो गया। क्या हो रहेगा देख रहे हो, क्या हो क्या रहा है ये? इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, if two bodies of equal masses collides, then they exchange their velocities. बिफोर कोलिजन जिसकी जो वेलोसिटी m1 की थी, आफ्टर कोलिजन वो वेलोसिटी m2 को मिल जाएगी। मतलब यहाँ एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ हम देखते हैं कि ये m तो सारे ही m है, m1 m2 कोई है ही नहीं। ये मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम अगर नाम रखें तो ये बॉडी ए है, ये ए बी, ये ए बी। पहले पहले ए की वेलोसिटी 10 थी, बी की 5 थी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ए की 5 होगी और बी की 10 होगी। तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है जब इक्वल मास की बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो। और केसेस वो भी है कि m1 इज वेरी लेस देन m2 और m2 इज वेरी लेस देन m1, वो सब तुम कर सकते हो, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ होता कि इनलास्टिक कोलिजन होता, हेड ऑन कोलिजन है ये, एक ही डायमेंशन एक ही लाइन में सारे हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन बॉडी इसका सेम है, तो ये हेड ऑन कोलिजन था। अब यहीं पर अगर हम अगर लिखें कि ये जो कोलिजन है इनइलास्टिक अगर हुआ होता तो, इनइलास्टिक हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन, ये m1 u1 m2 u2, ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन v1 m1 और ये m2, ये v2 हो जाती है। और ऑब्वियस है कि u1 इज ग्रेटर देन u2 एंड v2 इज ग्रेटर देन v1, कोलिजन का मतलब यही है। कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, एनर्जी कुछ लॉस हो गई, जो एनर्जी लॉस हुई है इसमें तो इनलास्टिक कोलिजन है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी तो सेम रहती है, लॉस ऑफ काइनेटिक कुछ अमाउंट जो है पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग की है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज लेस देन सॉरी ग्रेटर, बाद में कम हो जाती है, इज ग्रेटर देन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये एनर्जी आ जाती है। E coefficient of restitution v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, और ये इस बार ये वन नहीं है, इस बार ये वन नहीं है, ये इसकी वैल्यू इज लेस देन वन, 0.7 0.6 0.5 0.9 कुछ भी हो सकती है, दी हुई होगी। तो इन जनरल अगर हम देखें तो इक्वेशन बन जाती है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2, और v2 जो है वो v1
प्लस EU1 माइनस EU2, इक्वेशन आ जाती है। और मोमेंटम कंजर्वेशन अकॉर्डिंग, अब ये पिछली बार हम लोग यहाँ पर E की वैल्यू 1 थी तो V1 प्लस U1 माइनस U2 आया था। इस बार E जो है वो लेस देन 1 है, E जो है वो लेस देन 1 है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन मोल इक्वेशन लिख सकते हैं यूजिंग मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम तो कभी चेंज ही नहीं होता, चाहे कोई भी कोलिजन हो, यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ में आ रहा है ना, स्पीड तो ज्यादा नहीं है, ये सारी बातें मैं कल तुम्हें बता चुका था 1 घंटे में। कुछ लोग यहीं से भी स्टार्ट कर, जहाँ से मैं स्टार्ट किया यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, पर पहले मैंने सारी लैंग्वेज और फंडामेंटल्स जो है इसके बताए थे कल, इसलिए तो हो ऐसा तो नहीं है कि स्पीड ज्यादा तुम्हें लगती हो, स्पीड ज्यादा है, ठीक है स्पीड, ठीक है सर। ठीक है। यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। और बिफोर कोलिजन हम लिखें क्योंकि वन डायमेंशन में सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, सब राइट साइड में जा रहे हैं, तो वेक्टर साइन की मुझे जरूरत नहीं है, हालांकि वेक्टर में लिखना चाहिए हम लोगों को, पर एटलीस्ट यहाँ तो जरूरत नहीं है ना। एक अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन ध्यान रखना, प्लस नहीं लगाओगे, अपना साइन कन्वेंशन यूज कर लेना, राइट साइड इज पॉजिटिव लेफ्ट इज नेगेटिव, तो सारे ही पॉजिटिव आएंगे, सभी एक डायरेक्शन में, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ M1 V1 प्लस M2 V2, और V2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, V2 इस बार कितना आता है, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2, और V2 हमने देखा V1 प्लस E टाइम्स ऑफ U1 माइनस E टाइम्स ऑफ U2 फॉर इनइलास्टिक कोरिलेशन, और यहाँ से तुम M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2V1 और प्लस M2 EU1 माइनस EU2, ये आ जाता है। और मैं यहाँ से सीधा लिख रहा हूँ, सीधा, इससे आगे की प्रैक्टिस तुम करोगे, खुद करके भी देख लेना, एक हेड ऑन कोलिजन जो हमने इलास्टिक किया वो, उसके लिए मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ 2-3 स्टेप और डायरेक्ट में लिख रहा हूँ कि V1 कितना आएगा। V1 देखो, V1 में काफ़ी चीज़ें अभी भी सेम है, कि हम लिखते हैं V1 अगर लिखना हो तो U1 है, यहाँ पर U2 है, यहाँ पर जो है सम ऑफ मासेस डिनोमिनेटर में आएगा, वो सेम, सब कुछ सेम है। यहाँ पर डिफरेंस है, और यहाँ पर 2 टाइम्स था, तो 2 टाइम्स की जगह में यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं आएगा, यहाँ पर M2 आएगा, 2 टाइम्स M2 लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पर 1 प्लस ही आएगा, और यहाँ पर M1 माइनस M2 था डिफरेंस था, तो E टाइम्स ऑफ M2 आएगा, बस ये डिफरेंस है, और उसके ऊपर तुम कैलकुलेट करोगे ना तो ये सब कुछ ही आता है। और अगर मैं V2 लिखना चाहूँ तो V2 होगा U2 यहाँ पर और यहाँ U1, दोनों का मासेस का सम M1 प्लस M2 और M1 प्लस M2, तो यहाँ पर 2 की जगह तो 1 प्लस ही आता है, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ मासेस में M2 माइनस M1 आना था, इस बार M2 माइनस M1, उसमें E टाइम्स, ये V1 और V2 फॉर इनइलास्टिक कोलिजन है। कैलकुलेशन करना मेरा मोटिव नहीं था, डील कैसे करना है मुझे ये बताना था। ई, अगर ये ई की वैल्यू तुम्हें दी हुई होती, M1 सपोज 1 किलोग्राम होता, M2 2 होता, और ये सब कुछ गिवन होता, तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जाती है। तो कॉलेज की क्वेश्चन जब सोल्व करो तो वैल्यू स्टार्टिंग में पुट कर लेना, तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, गलती होने के चांसेस भी कम होंगे। मतलब हमें करना भी ऐसा ही चाहिए, हम करते भी ऐसे ही, एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि वैल्यूज लास्ट में पुट करता हूँ, पर कॉलेजन में उल्टा होता है, स्टार्टिंग वैल्यू पुट करोगे ना तो जल्दी आंसर आएगा, तो ध्यान रखना इस चीज का। ऑब्लिक कॉलिजन आता है इसके बाद, ऑब्लिक मैं चाहता हूँ कल डिस्कस करें, आज ही कर लें, कुछ क्वेश्चन करा दूँ, पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद ऑब्लिक कॉलिजन डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, देख लो सिंपल है, ऑब्लिक कॉलिजन,
देखिए ऑब्लिक कोलिजन कब होता है, हम लोग ऐसे देख सकते हैं, जब लाइन ऑफ मोशन अलग अलग हो, एक ही लाइन में ना हो। ऐसे देखा था कल हम लोगों ने, ऐसे देखा था कि ये m2 है मूविंग विद वेलोसिटी u2, और ये m1 है मूविंग विद वेलोसिटी u। तो u1 इज ग्रेटर देन u2, कोलाइड करेंगे। अब कोलाइड करके सीधे नहीं चलते रहेंगे। आफ्टर कोलिजन अगर तुम देखोगे इसको, आफ्टर कोलिजन अगर देखोगे, ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन m1 जो है, m1 वो इधर जाएगा विद वेलोसिटी v1, और ये मान लेते हैं कि ये एंगल जो है, ये एंगल अल्फा है, अल्फा एंगल पर चला गया। m2 m2 भी सीधा नहीं चलेगा, m2 जो है वो इधर चला गया विद वेलोसिटी v2, और विद विद एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जो पहले की डायरेक्शन थी मोशन की, उसके साथ बीटा एंगल पर। आफ्टर कोलिजन ये स्टेट हमें दिखाई देती है। देखिए ये जो है ऑब्लिक कोलिजन है, ये तुम्हारा इलास्टिक भी हो सकता है और इनइलास्टिक भी। तो ऑब्लिक है तो इनइलास्टिक रेयरली मिलेगा, और इनफैक्ट नहीं मिलेगा तुम्हें तो। पर यहाँ इलास्टिक कोलिजन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इनइलास्टिक ऑब्लिक ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, पर तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर जो है अपना नीट और जेई मेंस तक भी तुम जाओगे तो वहां तक नहीं मिलता है, तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्लिक कोलिजन भी एक आध क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, कम ही मिलेंगे। मेन जो कंसर्न रहता है कोलिजन में, जो नीट अगर देखोगे तो नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन हेड ऑन कोलिजन और वो मिलते हैं इलास्टिक कोलिजन के। इनइलास्टिक भी मिलते हैं, मतलब उसी तरह से प्रोपोर्शन कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे हम लोग किस तरफ, लाइन ऑफ मोशन जो है ना उसका पहले, या हम तो ये ऐसे यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन लेते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इसका हर डायरेक्शन में रहेगा, बाहर से तो फोर्स कहीं आ ही नहीं रहा है, तो तुम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में टेंजेंट और नॉर्मल के अलॉन्ग ले सकते हो। कल हम लोगों ने इसी पिक्चर देखी थी शायद, जब ड्यूरिंग कोलिजन जब होगा तो ऐसे कुछ होगा, ये इस तरह से कोलाइड करते हैं, ये m1 m2 इस तरह से। इसके पास वेलोसिटी, इसके पास वेलोसिटी इधर है u1, इसके पास u2 है, और इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है इनके कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल है, इसको मैंने लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोला था, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो बॉडी जो है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स जैसे हमने कहा था, नॉर्मल फोर्स इन केस ऑफ कॉलिजन इंपल्सिव होता है, ये भी हमने बात की थी। तो जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा, इसके अलोंग। तो दोनों की वेलोसिटी जो है इस लाइन के अलोंग चेंज होगी, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, पर यहाँ तो हमारा वैसे भी काम चल सकता है, तो इस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट या कॉमन नॉर्मल इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, या हम लोग उसको कॉमन नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं वर्ड, कॉमन नॉर्मल। तो पहले तो मैं कोलिजन को डिस्कस करके देखते हैं हम लोग कि कोलिजन के लिए कैसा रहता है, उसके बाद फिर एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग फोर्सेस के कंपोनेंट वगैरह, वेलोसिटी कंपोनेंट लेके आएंगे। तो अभी तो हर डायरेक्शन में कांस्टेंट, और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल राइट साइड एक्स एक्सिस है, और उसके परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस आएगा, जैसे मैंने मेंशन किया है कॉर्नर में। तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम p initial along x axis is equal to p final along x axis, and p initial along y axis is equal to p final along y axis। ये हमेशा सेम रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होता। एक्स के अलॉन्ग पूरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वाई के अलॉन्ग पूरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और कभी एक्स और वाई ना हो, कोई ऐसे ऐसे कोई रेंडम डायरेक्शन दे रखी है, तो फिर हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग आएंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग कंपोनेंट लेके आएंगे। एक नेक्स्ट जो केस मैं लूंगा वो उस तरह से लूंगा जो मैंने लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ किया इसके अकॉर्डिंग। अभी तो जो मेरा केस है वो सिंपल केस है, तो उस केस में मैं एक्स और वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट लेता हूँ। तो इनिशियल मोमेंटम बताओगे मुझे, अब तुम लोग, अब तुम्हें बोलना है, तुम्हें बोलना है सब
इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, पी आई अलोंग एक्स एक्सिस, बोलोगे? m1 u1 plus m2 u2 m1 u1 plus m2 u2, p final along y axis, x axis सॉरी, p final along x axis, x axis के along फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम मैंने राइट साइड में आफ्टर कोलिजन ये ड्रॉ किया हुआ है। तो मुझे लिखना है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम लिखना है पूरे सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। तो से कंपोनेंट्स अगर लिखें हम लोग, वैसे कंपोनेंट अगर लिखें m1 v1 cos अल्फा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सही है, इन्हीं पर्टिकुलर डायरेक्शंस में क्यों जाएंगे? कहीं भी जा सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 0 रहेगी, अल्फा की वैल्यू 10 ले लो, 20 ले लो, ओके मुझे नहीं पता किधर जाएंगे, तो कहीं तो भेजूं इनको, कहीं तो ड्रॉ करूंगा ही मैं ना। तो मैंने मान लिया अल्फा एंगल है। अब मैं अगर स्ट्रेट ले लूंगा तो फिर तो ऑब्लिक का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। 80 डिग्री हो सकता है अल्फा, 85 हो सकता है, 89 हो सकता है, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, ऑब्लिक है ये, फिक्स नहीं है, मुझे नहीं पता कितना है, अल्फा लिख दिया मैंने। तो along x-axis momentum of first body m1 is m1 v1 cos alpha and along y is m1 v1 sin alpha। ऐसे इसके भी कंपोनेंट तुम बनाओगे, इट इज m2 v2 cos बीटा एंड ये हो गया m2 v2 sin बीटा। तो p initial along x axis and p final along x axis, तो p initial along x axis m1 u1 plus p final along x axis, बोलोगे फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम along x axis कितना दिखाई दिया हम लोगों को? फाइनल m1 मोमेंटम, u1 हाँ cos जी, alpha plus m2 v2 sin beta m1 m2 v2 cos beta m1 v1 cos alpha plus m2 v2 cos बीटा। इक्वेशन एक तो ये आ जाती है, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से फाइनल इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस देख रहे हो कितने हैं? इनिशियल मोमेंटम अलोंग y, 0 और बाद में अब यहाँ तो सारे पता राइट साइड में सारे पॉजिटिव लिख दिए मैंने। अब यहाँ पर देखो एक मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, पी फाइनल m1 v1 sin अल्फा, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम ये है और अपवर्ड डायरेक्शन में है। सेकंड बॉडी का मोमेंटम जो है m2 v2 sin बीटा, m1 v1 sin अल्फा, m2 v2 sin बीटा। ठीक है, तो इक्वेशन यूज करके यहाँ से, और दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे? इलास्टिक कोलिजन है ना, इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन तो टोटल एनर्जी, और एनर्जी में डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, तुम सीधा लिख सकते हो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो तो यही रहेगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और यहाँ से v1 या v2 की वैल्यू ले आओ, यहाँ से v2 अगर देखें, यहाँ से v2 अगर लिखें हम लोग, तो v2 हमारे पास आता है m1 v1 sin अल्फा बाय m2 sin बीटा, और v2 की वैल्यू यहाँ यूज कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2, v2 इज m1 v1 sin अल्फा होल स्क्वायर बाय m2 sin बीटा होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो इक्वेशंस देखो, अब बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स को कैलकुलेट करें और कैलकुलेशन करते रहें, उसका कोई फायदा नहीं है। कंसेप्ट ये है, वैल्यूज दी हुई होंगी हमेशा, 10 है 6 है, वैल्यूज पुट कर दोगे तो कैलकुलेशन सिंपल होगी। अल्टीमेटली तुम्हें कंसेप्ट यूज करना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस
एंड मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो एक मोमेंटम की इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, दो इक्वेशन होती है हमारे पास। और कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन की इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। ऑब्लिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन की इक्वेशन कैसे यूज करेंगे नेक्स्ट मैं वो बताता हूँ। इन दो इक्वेशन सोल्व हो सकता है, और ये दो इक्वेशन जो है इससे जो ऊपर हमने किया वो भी सोल्व हो सकते थे, पर मैंने वहां सोल्व नहीं किए वो, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी कैलकुलेशन करना नहीं चाहता था मैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, तुम यहाँ सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर जब तुम्हें पैरामीटर्स की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो ये मैंने करके दिखाया तुम लोगों को। इसको ई की वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते थे। ई की वैल्यू अगर ई गिवन है, ई इज 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन, ई इज 1। देखो हमने हमने ड्रॉ किया था मैंने कुछ ऐसे, ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट U1 U। तुम बताओगे मुझे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? U1 minus U2. आफ्टर कोलिजन देखो क्या होता है, आफ्टर कोलिजन हमें पता लगा कि आफ्टर जब कोलाइड कर चुके होंगे, ये लास्ट मोमेंट की जब ये सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं तब की पिक्चर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। आफ्टर कोलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, इधर V1 है, इधर V2 है। ये V2, ये बीटा, ये अल्फा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तभी तो तुम यूज कर पाओगे ना कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन क्या होगा। और 1 के इक्वल लिख देंगे, पर यहाँ से लिखें क्या, U1 माइनस U2 नहीं है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो हमेशा होंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये एंगल हालांकि मैंने लिया नहीं है, यहाँ पर रेडियस वगैरह दिया होगा तो ये एंगल तुम्हें पता है, ये एंगल पता होता है, ये गिवन है कि फाई है। अगर रेडियस दिया होगा तो एंगल कैलकुलेट हो जाता है, ये एंगल कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग देखें तो कंपोनेंट आता है इधर U2 cos फाई। मैं सारे कंपोनेंट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ताकि डायग्राम जो है साफ साफ दिखाई दे, और साइन कंपोनेंट मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, ऐसा नहीं कि वो होगा नहीं। U2 सॉरी U1 sin फाई, U1 cos फाई, U2 cos फाई एंड U1 cos फाई। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह रहा हूँ। अब ये जो बॉडी है ना M2, ये M2 जो है, M2 को M1 अप्रोच कर रहा है। देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग देखें तो वेलोसिटी M2 की है U2 cos फाई, और पीछे से M1 आता है विद द वेलोसिटी ऑफ U1 cos फाई। तो अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिखाई दे रही है तुम लोगों को। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, U1 cos फाई माइनस U2 cos फाई। ठीक है ये। यस सर। यस सर। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बता दो, इसी 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 तरह से सोच करके फिर तुम क्या बताओगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बता दो फिर मुझे। वेलोसिटी V2 ऑफ cos beta minus V1 cos alpha. V2 cos beta cos phi minus V1 cos alpha cos phi. देखिए ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितने हैं, ये फाई है, पता है ना ये तो, कि वेलोसिटी का, सॉरी
जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का एंगल कितना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का एंगल कितना है, 5. हाई। तो अब दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट ले आओ, दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो v2 का कंपोनेंट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट देख रहे हो, v2 का कंपोनेंट, ये v2 है, v2 का कंपोनेंट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बताओ कितना होगा, v2 cos, एंगल देखो कितने हैं, v2 cos, v2 और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में एंगल, ये एंगल कितने हैं, 5 minus beta. और ऐसे ऐसे v1 को देखो, अब ये v1 है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में एंगल देखो, ये एंगल तुम्हारा, ये कंप्लीट एंगल, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का एंगल तो फाई है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का एंगल फाई है और इसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल अल्फा है, तो ये पूरा एंगल तुम बता सकते हो कितना एंगल हुआ, ये एंगल बता सकते हो कितना है, ये है 5 प्लस अल्फा। इसी समझ में आई, Yes, sir. 5 प्लस अल्फा। तो अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अब m2 जो सेपरेट होगा m1 से, m2 आगे भागता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग लिखते हैं ऐसे, v2 cos 5 माइनस बीटा प्लस v1 cos v1 cos 5 प्लस अल्फा, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। इसको भी हालांकि यूज कर सकते हैं, पर इतना सारा तुम ज्योमेट्री यूज करके इसको करोगे तो गलती कर बैठोगे, इसलिए जब ये ऑब्लिक कोलिजन करो ना, तो ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी वो ज़्यादा सही थी, इसलिए मैंने वो मेथड बताया तुम लोगों को, है ना। तो हालांकि अब प्रैक्टिस करते हैं एक दो क्वेश्चन, और जो नीचे वाला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसके ऊपर करते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई होगी, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएगी। और इसकी जो एप्लीकेशन है ना, वो रिबाउंसिंग ऑफ बॉल के केस में रहती है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी angle of reflection in case of inelastic collision and find b। हालांकि इसने u दिया होगा और दिया मेंशन नहीं किया, और डायग्राम में दिया है, एंड v जो है वो डायग्राम में पता लगेगा क्या है v, कौन सी वेलोसिटी है। देखिए एक सरफेस है, एक सरफेस से बॉल आती है, ये m, मास m, वेलोसिटी u, इस लाइन के अलोंग, और यहाँ पर ही बाउंस करके और इधर चली जाती है, ये एंगल अल्फा है, तो बॉल जो इधर जाती है ऐसे, ये v वेलोसिटी से u से आई v से चली गई। एक कुछ पॉइंट्स में लिखना चाहता हूँ, इफ e इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इलास्टिक कोलिजन। ये तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये खुद से करना है तुम्हें। इफ e इज 1 देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर बॉल जाएगी, और u इज इक्वल टू v, दोनों सेम होंगे कब, जब इलास्टिक कोलिजन होता है, तो इलास्टिक कोलिजन होता है तो तुम चेक कर सकते हो। चेक कैसे करना है, ये मैं तुम्हें इन इलास्टिक कोलिजन का केस मैंने लिया है, यहाँ जो मैं करूंगा वहां पर ई की वैल्यू तुम्हें 1 पुट करनी है, अपने आप सब आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। देखिए इन इलास्टिक कोलिजन है, लिखा है ना इन इलास्टिक, हाँ लिखा है इन इलास्टिक कोलिजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ई है, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन इज ई। तो ये मास m है, वेलोसिटी u आके इसको हिट करती है, फिर वो बॉल स्ट्राइक करके वापस ले जाती है विद वेलोसिटी v।
तो पहले तो हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखें, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये दोनों बॉडी कोलाइड करेंगी तो आपस में एक दूसरे को फोर्स लगेगा, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बता सकते हो तुम मुझे? बॉल इधर से आ रही है ऐसे, और इधर जाएगी, इस तरफ जा रही है, ये सरफेस है, इस सरफेस पर बॉल आके हिट करती है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब मैंने बोला था कॉमन नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जिस पॉइंट पर बॉल हिट करती है उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये कॉमन नॉर्मल। तो आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम देखते हैं कंपोनेंट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वेलोसिटी के कंपोनेंट। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है यू, यू। तो ये एंगल हमारा अगर अल्फा है और ये बीटा है तो मैं लिखूंगा इसको, ये कितना हो गया कंपोनेंट यू cos अल्फा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, वर्टिकल के अलोंग, और दूसरा कोई कंपोनेंट आएगा दैट विल बी यू sin अल्फा। ये ठीक है। बॉल इधर जा रही है, ये v वेलोसिटी से, इसका एंगल इसका एंगल विद वर्टिकल ये देख लेते हैं, ये बीटा है। तो इधर जो कंपोनेंट है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो v cos बीटा, और ये हो गया v sin बीटा। इसे ठीक है। तो मुझे बता दो कि तुम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है। सबसे पहले तो यही बता दो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बता सकते हो? velocity of approach and velocity of separation, velocity of approach, velocity of separation, Velocity of approach u cos alpha. u cos अल्फा। और दूसरा जो पार्टिकल है उसकी इसको ये दूसरा जो बॉडी, जो दूसरी बॉडी कोलाइड कर रही है, सरफेस की वेलोसिटी कितनी है, u cos अल्फा माइनस जीरो, ऐसे लिख सकते हो तुम, u cos अल्फा माइनस जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पर है। जो सरफेस बॉडी जो है, वो पार्टिकल जो है वो सरफेस जाके स्ट्राइक करती है और सरफेस रेस्ट पर है, तो उसकी u1 माइनस u2 हम लिखा करते थे, तो u2 इज जीरो। अब आफ्टर कॉलिजन ये बॉडी जो है, ये वी वेलोसिटी, पार्टिकल जो है वी वेलोसिटी से मूव करता है अलोंग दिस लाइन, तो इसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट और अलोंग वर्टिकल अगर हम देखें तो दैट वेलोसिटी इज v cos बीटा, और ये सरफेस रेस्ट पर है। देखो ये बॉल जो है इस डायरेक्शन में जा रही है v cos बीटा से, और सरफेस रेस्ट पर है, तो दिखाई दे रहा है हमें कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v cos बीटा। सही लिखा है ये? इसमें कोई डाउट है किसी को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में? और हम लोग लिख सकते हैं कि ई जो गिवन होगा, ई इज v cos बीटा बाय u cos अल्फा। ये सारी चीजें तुम कर सकते हो, ये सारी चीजें तुम कर सकते हो, ई की वैल्यू 1 पुट कर दो। मैंने कहा तुम अपना चेक कर लेना जाके, तुम सारी चीजें कर लेना, ई की वैल्यू 1 पुट कर देना, अपने आप आ जाएगा। देखोगे तुम लोग अपने आप आएगा, अल्फा इज बीटा एंड यू इज वी, यू इज इक्वल टू वी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा। नो, देखो ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स, ये कॉमन नॉर्मल जो होता है जिसको हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग दोनों बॉडी का कोलिजन होता है, और उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग एक फोर्स होता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, जो हम अब तक करते हैं कि नॉर्मल के अलोंग जो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो नॉर्मल के अलोंग फोर्स लगता है, और वो फोर्स का नाम नॉर्मल रिएक्शन रखते हैं हम लोग। अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट पैरेलल टू द सरफेस, along the tangent to the surface, there is no force. So velocity of particle, this implies that velocity of particle along the tangent
will remain same before and after collision. Along the tangent to the surface there is no force. फोर्स नहीं है, इस वजह से उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट सेम रहेगी। और वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट अगर देखें तो लोग बताओगे मुझे बिफोर कॉलिजन अलोंग वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट एंड आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट क्या होगी? अलोंग टेंजेंट पार्टिकल यहाँ आके हिट करेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो अलोंग टेंजेंट वेलोसिटी देखो इसकी रहेगी u sin अल्फा, और पार्टिकल की हीट करने के बाद v sin बीटा। तो हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट u sin अल्फा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, v sin बीटा, u sin अल्फा इज इक्वल टू v sin बीटा। और बस डायनेमिक्स फॉलो, बाकी अब सब कुछ जो दे रखा है वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सर ये समझ नहीं आया, यू साइन अल्फा कैसे आया? पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट देखनी है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। टेंजेंट मतलब पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर तुम लोगों ने बताई कॉस है, तो पैरेलल क्या होगी? पैरेलल टू द सरफेस वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की? देखो बिफोर कोलिजन पैरेलल टू द सरफेस वेलोसिटी कितनी है? यू साइन अल्फा। और आफ्टर कोलिजन कितनी है? वी साइन बीटा। ये दोनों सेम रहेंगे, मैंने यही लिखा है, सिंस देयर इज नो फोर्स अलोंग द टेंजेंट। ओके सर। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, और एक इक्वेशन ये आ गई कि u cos अल्फा eu cos अल्फा इज इक्वल टू v cos बीटा। ये जो इक्वेशन ये लिखी है मैंने, ये इक्वेशन यहाँ लिख दी, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लूं, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, तो राइट हैंड साइड पर आता है वी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पर आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां से आ जाता है v इज इक्वल टू u बाहर आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई कॉस स्क्वायर अल्फा, ई कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वेलोसिटी आ जाती है। मैं वेलोसिटी पता करनी थी, क्वेश्चन यही था, और मैं आगे से सॉल्व करूं। इफ e इज इक्वल टू 1, जो मैंने कंडीशन दी है, इफ e इज इक्वल टू 1 तो v इज इक्वल टू u, और फिर यहां से देखें, यहां से अगर देखें तो u साइन अल्फा इज इक्वल टू v साइन बीटा, और तुम कह रहे हो कि v और u है, v और u सेम हो गए, e की वैल्यू 1 होते v और u सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, और इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज बीटा। मैंने यही लिखा था, इफ e इज इक्वल टू 1, यही मैंने कहा था, तुम करना देख करके, e की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आएगा। इफ e इज इक्वल टू 1 तो बॉल जितनी वेलोसिटी से आई उतनी वेलोसिटी से हिट करके वापस जाएगी, और जितने एंगल पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है अल्फा, उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर जाती है बीटा एंगल। अल्फा और बीटा सेम होंगे, यू और वी सेम होगा, ये मैंने ऊपर लिखा था, तो एक क्वेश्चन था। तो कॉलेजिंग की प्रैक्टिस जो मैंने कराई है ना, वो थोड़ी सी तुम्हें टफ लगी होगी, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन बड़े सिंपल मिलेंगे, तुम करोगे तुम लगेगा हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल का दिन हमारा कॉलेजिंग की प्रैक्टिस का है, कल फ्राइडे है ना, कल सैटरडे है, कल सैटरडे है, ठीक है। कल का दिन हमारा कॉलेजिंग की प्रैक्टिस का है, संडे हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ लेंगे, ठीक है। और वेरिएबल मास सिस्टम एक क्लास में हो जाएगा, नहीं 2 में हो जाएगा, मतलब सिलेबस ओवर। तुम्हारे पार्ट पर रहता है, जो कुछ रहता है कंप्लीट करो, और मेरे को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके बताओ, फिर हम डाउट्स लेना स्टार्ट करते हैं मंडे से, मंडे और ट्यूसडे सब, ठीक है। तुमने काम पूरा कर लो, डीसी माइनस तुम्हारे पास है, एलन सबके पास नहीं है, किसके पास है, किसके पास है एलन?
सर मैं आज शेयर कर दूंगी। हाँ शेयर कर देना पीडीएफ, उसके आंसर की भी है ना, आंसर की और साथ में पूरे शेयर कर देना। और लास्ट में वो भी होता है शायद, नीट प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो नीट प्रीवियस ईयर की भी कर लेना, वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो लास्ट में ही करना, बहुत सिंपल होते हैं वो। तो सब कुछ कर लो ना उसका, लेकिन देखना कि हमने जो तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग जो नीट में जो क्वेश्चन आता है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है हमसे, पर वो करना लास्ट में, नीट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तुम्हें इजी लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हम कर सकते हैं, तो उसको लास्ट में करना। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं, कल इस टाइम फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे और कल हम करेंगे प्रैक्टिस ऑन कॉलेज।